हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ते हैं विस्कोसिटी। तो लेट अस गो ऑन। तो गाइस, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो आइडियल फ्लूइड होता है उसमें विस्कोसिटी नहीं होती है। विस्कोसिटी बेसिकली होती क्या है? लिक्विड फ्रिक्शन। लिक्विड फ्रिक्शन मतलब जब भी एडजेसेंट लेयर्स जो होती हैं किसी नॉन आइडियल फ्लूइड की, अब देखिए नॉन आइडियल की बात करेंगे तभी विस्कोसिटी आएगी। तो अब मैं इस पूरे लेक्चर में या इस पूरे वीडियो में जहाँ जहाँ विस्कोसिटी शब्द का इस्तेमाल करूँगा, आप लोग ये समझ लीजिएगा कि जो फ्लूइड है वो कैसा है? नॉन आइडियल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे इस वीडियो में आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक रिवर बेड बनाई है। क्या बनाई है? रिवर बेड। आप ये मान लीजिए कि ये मेरी कोई भी नदी है, कोई भी नदी है। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जो इससे सबसे जुड़ी हुई लेयर होगी, मतलब जो इस रिवर बेड से जस्ट ऊपर होगी, उसको फ्लो करने के लिए, उसको ऐसे आगे जाने के लिए इस रिवर बेड के अगेंस्ट बहुत घिसना होगा। तो उसको मैं ये मान सकता हूँ कि जो लेयर इन कांटेक्ट है, लेयर इन कांटेक्ट है वो रेस्ट पे है। लेयर इन कांटेक्ट है वो क्या है भैया? रेस्ट पे। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे लेयर्स फ्री होती जा रही हैं, वैसे वैसे लेयर्स फ्री होती जा रही हैं। तो हम ये चीज़ अज्यूम करके चलेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इससे ज़्यादा बेड वाली से, बेड तो रेस्ट पे, इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी। तो अब देखिए मैंने नंबरिंग दी है लेयर 1 और लेयर 2। तो मैं ये मान लेता हूँ कि लेयर 2 की जो वेलोसिटी है ऐसे ही जा रही होगी ना, ऐसे ही फ्लो कर रहा होगा। लेयर 2 की जो वेलोसिटी है वो होगी v1 और लेयर 1 की वेलोसिटी है वो है v2। तो अब आप लोग एक चीज़ बताइए, सिंस ये दोनों लेयर जो हैं एक दूसरे पे सुपरपोज टाइप कर रही होंगी ना, सुपरपोज मतलब कि एक दूसरे पे ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा? फ्रिक्शन लगेगा। दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन लगता है। किसी भी फ्लूइड में, नॉन आइडियल फ्लूइड में क्या होता है? लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन करता क्या है? फ्रिक्शन करता क्या है? फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो देखिए, अब अगर v2 जो वेलोसिटी है वो v1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि v1 चाहे, ये लेयर 2 चाहेगी कि जो लेयर 1 है वो मेरे साथ साथ चले, मतलब वो उस लेयर के साथ साथ चले। तो ये लेयर क्या करेगी? इस लेयर को पकड़ के इधर खींचना चाहेगी। तो ये इस पर फ्रिक्शन लगाएगी इधर, और ये इसके रेस्पेक्ट में ये पीछे जा रहा है तो ये इसको पकड़ के आगे खींच देगा। तो ये होता है हमारा फ्रिक्शन। ये क्या होता है? हमारा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन जो होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन, लिक्विड फ्रिक्शन, वो हमारा कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसी में से एक फैक्टर है मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आइए देख लें ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट मतलब कि किसी भी दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच की वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय उनकी हाइट का डिफरेंस। मतलब वो जितने जितने दूरी पे हैं, जितने जितने दूरी पे हैं। जैसे मान लीजिए ये लेयर और ये लेयर, इनके बीच की स्पीड का डिफरेंस क्या है? v2 माइनस वी वन। v2 इसलिए माइनस वी वन इसलिए क्योंकि v2 ज़्यादा है तो उसको पहले लिखेंगे v2 माइनस वी वन। और डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट कितना है? डेल्टा z। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो गया? डेल्टा v बाई डेल्टा z। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया बच्चों कि जो विस्कोसिटी होती है या विस्कस फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट के। एरिया ऑफ कांटेक्ट मतलब आप ऐसे दो, इस लेयर को ऐसे एक रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह देखिए, जैसे एक रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह। जैसे एक लेयर मान लीजिए ये हो गई, एक लेयर ये हो गई। तो जो इन दोनों का जो ओवरलैपिंग एरिया होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हमारा जो रिलेशन आया वो कैसा आया? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मैंने क्या किया? मैंने एक यहाँ कांस्टेंट लाया, उसी को मैं बोलूँगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये क्या फॉर्मूला बनता है? F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड।
ईटा का एसआई यूनिट होता है पॉइसली और सीजीएस यूनिट होता है पॉइस। ठीक है, तो किन किन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे। और फॉर्मूला क्या बनता है, F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है हमारा स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ में बेसिकली ये है क्या, ये डिपेंडेंसी दिखा रहा है कि विस्कस फोर्स की डिपेंडेंसी जो होती है वो किन किन फैक्टर्स पे होती है, डिपेंडेंसी किन किन फैक्टर्स पे होती है। तो एक्सपेरिमेंटली बच्चों ये पाया गया कि किसी भी स्फेरिकल बॉडी जब किसी फ्लूइड में फ्लो कर रही थी तो उस पे जो विस्कस फोर्स लग रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एटा के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था साइज के, साइज मतलब रेडियस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उसकी फ्लोइंग वेलोसिटी के। तो किया क्या गया, फिर इसको डायमेंशन वाले तरीके से इसका फॉर्मूला ऑब्टेन किया गया जहाँ कांस्टेंट की वैल्यू 6 पाई आई। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या बना, 6 पाई ईटा आर वी। ये आप लोग को पता चल रहा होगा ना, ईटा का पावर ए, आर का पावर बी, वी का पावर सी करके किया गया होगा। और के की वैल्यू 6 पाई आई थी एक्सपेरिमेंटली, और डायमेंशन से ए बी सी की वैल्यू 1 1 और 1। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या ऑब्टेन होता है, 6 पाई ईटा आर वी। सब लोग इसी टाइम देखिए। अब स्टोक्स लॉ का जो एक एक्सटेंशन है वो हमारा है टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखिए आप जैसे ये मानिए कि ये मेरी कोई भी स्फेरिकल बॉडी है और ये हमारा क्या है, पानी है, मान लीजिए पानी या कोई भी फ्लूइड मान लीजिए। तो अब ये स्फेरिकल बॉडी क्या है, वो नीचे जा रही है। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पे वेट नीचे लग रहा है, अब थ्रस्ट और विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा है, अब थ्रस्ट और विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो सिंस ये नीचे जा रही है तो होगा, तो इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स नीचे है, नेट फोर्स नीचे है मतलब ये एक्सेलरेट होती हुई जा रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, 6 पाई ईटा आर वी फॉर्मूला है, इसमें ईटा और आर तो कांस्टेंट है, मतलब नीचे जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ते हुए जाएगी तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा, लेकिन अपथ्रस्ट और वेट तो कांस्टेंट रहेंगे ना, क्योंकि अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। और हर इंस्टेंट पे वो अपने वॉल्यूम के बराबर ही वेट डिस्प्लेस करेगा, तो अपथ्रस्ट कांस्टेंट, वेट कांस्टेंट, जो चेंज हो रहा है हमारा वो क्या हो रहा है, विस्कस फोर्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि ये बॉडी नीचे जा रही है, मतलब इस पर जो एक्सेलरेशन है वो किस तरफ है, वो नीचे की तरफ है। अब विस्कस फोर्स क्या होगा कि बढ़ेगा, विस्कस फोर्स बढ़ेगा, इसका मतलब ये नीचे तो जाएगी, नीचे तो जाती रहेगी, लेकिन इसका एक्सेलरेशन घटता रहेगा, घटता रहेगा। कब तक, जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो जाए। अब थोड़ी देर बाद देखिए, थोड़ी देर बाद भी बॉडी नीचे जा रही है, मतलब वेट बढ़ रहा है, अपथ्रस्ट बढ़ रहा है, वेट और अपथ्रस्ट जो है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन विस्कस फोर्स बढ़ रहा है। विस्कस, सॉरी बच्चों थोड़ा बोलने में गलती हो गई, वेट और अपथ्रस्ट तो कांस्टेंट है, मैंने बताया था पिछले, अभी तुरंत बताया था कि क्यों कांस्टेंट होगा, और विस्कस फोर्स बढ़ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी लेने के पहले तक ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, मतलब यहाँ पे भी जो इसके वेलोसिटी की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन बच्चों थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट की वैल्यू जो होगी ना वो वेट के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब अब इस पे नेट फोर्स ज़ीरो हो गया, अब इस पे नेट फोर्स ज़ीरो मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो, मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो। तो उस वेलोसिटी पे जिस पे अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स मिला के वेट को बैलेंस कर देते हों उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी पे नेट फोर्स जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन क्या बनती है, विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट बराबर वेट, क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो एट टर्मिनल वेलोसिटी। तो फिर ये v को हम लोग रखते हैं, v को 4/3 पाई आर क्यूब, और अपथ्रस्ट में लेंगे लिक्विड की डेंसिटी तो रो, और वेट में सॉलिड की डेंसिटी तो सिग्मा। तो vt का फॉर्मूला क्या बना बच्चों, 2/9 आर स्क्वायर बाई एटा रो माइनस सिग्मा माइनस रो जी। तो इससे कुछ सिंपल क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देता है कि दो बॉडीज़ हैं, डेंसिटी का रेशियो इतना है, ऐसे जा रही हैं इस लिक्विड में, तो आप टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो बताओ।
ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है। अब देखिए थोड़ा हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ देख लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ देख लेते हैं। तो देखिए टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, जब शुरू शुरू में तो क्या हो रहा है कि वेट जो है वो अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स के सम से काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है वो एक्सेलरेट होते हुए मस्त नीचे जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों वो बॉडी नीचे जा रही है वैसे वैसे विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि वेलोसिटी टाइम का स्लोप घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, मतलब अभी भी एक्सेलरेशन है लेकिन वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घट रहा है। फिर थोड़ी देर बाद इस पॉइंट पे जाके क्या हुआ, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो गई और उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जिस पॉइंट पे टर्मिनल वेलोसिटी मिली, ये वो वाला टाइम है। देखिए इसको ऐसे भी मिला सकते हैं। इस टाइम पे क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हुई, कहने का मतलब है कि इस टाइम पे वेट जो है वो विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट के सम के बराबर होगा। उसके पहले तक तो काउंटर कर रहा था, वेट दोनों के सम से ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, तो हम लोग को कंक्लूजन क्या मिला कि वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ टाइम एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। तो यही हमारे ग्राफ से दिखा रहा है। हाँ ये है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घट रहा है, तभी ना देखिए स्लोप घट रहा है। इसको ऐसे समझिए। देखिए एक थोड़ा सा कभी कदार पूछ देता है रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली हम लोग का होता क्या है, रो वी डी बाई इटा, रो वी डी बाई इटा। रेनॉल्ड नंबर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये बताने के लिए कि जो फ्लो है वो किस तरह का है। ठीक है, तो रो वी डी बाई इटा में जो रो होती है वो क्या होती है, डेंसिटी, डी होता है डायमीटर ऑफ ट्यूब और वी होती है वेलोसिटी, वी होती है वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर आर ई की वैल्यू 1000 से कम हुई तो स्टेबल, अगर आर ई की वैल्यू 1000 से 2000 के बीच में हुआ तो अनस्टेबल, और अगर आर ई की वैल्यू 2000 से ज़्यादा हुआ तो टर्बुलेंट। तो कैसा हुआ, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मतलब बच्चों थोड़ा जिगजैग, जैसे जो हमारी पहले स्ट्रीम लाइन में बताया था ना कि पैरेलल जा रही हैं ऐसे मस्त। टर्बुलेंट में क्या होता है कि दो जो होती हैं वो मिक्सिंग भी हो जाती है, कभी कभी, कभी कभी क्या अधिकतर बार मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, तो 1000 से कम रहेगा रेनॉल्ड नंबर तो स्टेबल, 1000 से 2000 रहेगा तो अनस्टेबल, 2000 से ज़्यादा तो टर्बुलेंट। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी आगे। ठीक है, थैंक यू।